ओके। तो अब देखो सीन ये है कि हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स अब हमने समझनी है, सही है। न्यूटन सेकंड लॉ किसी को याद है? एनीबॉडी रिमेंबर्स द न्यूटन सेकंड लॉ? यस। Force is एनीवन? rate of momentum. सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ बताओ हिमात बताओ। Um, Sir, the rate बट of योर change of वॉइस इज momentum is नॉट directly. ऑडिबल। क्यों यार, ये मेरे में माइक में प्रॉब्लम है यार। Sir, can you hear me now? हाँ जी, अब बोलो प्लीज। Sir, can you hear me now? यप। परफेक्ट। Uh, Rate of change of momentum is directly proportional to the resultant force. रिजल्टेंट फोर्स, ओके। आप ऐसा कह रहे हो, फाइन। परफेक्ट। और भी कोई बता सकते हैं? वैसे सिमिलर डेफिनेशन ही होगी, सही है तुम लोग के जहन में भी। सो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा, और फॉर दिस केस हमने वैसे ओ लेवल्स के अंदर ये पढ़ा हुआ होता है, और ए लेवल्स के अंदर हमने ये पढ़ा होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, राइट। एंड हमें ये पता है कि भाई change in momentum is basically equivalent to the mass and the velocity, okay, times the change in velocity, right, divided by time, okay. So we consider this equation, right? अच्छा, मोमेंटम क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड करती है और चेंज इन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, बट फॉर नाउ हमारा मास नहीं चेंज हो रहा है। सो हम सिर्फ वेलोसिटी के चेंज को कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, लाइक द चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द ओनली थिंग, ओके। सो अब जो है, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ से आगे, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। सो हम एक स्पेसिफिक वाला केस कंसीडर कर लेते हैं वेयर एम ए इज बेसिकली द रिजल्टेंट, रेफर्स द रिजल्टेंट फोर्स, ओके। सो हम ये वाला जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ को कंसीडर करके और इसी को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन, अभी हमने कल की क्लासों में देखा, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो आ रही थी v square over r, right? So if you substitute that in the equation, so तुम्हें जो है ना resultant force की क्या equation मिल जाएगी? Resultant force is equals to mv square over r, okay? सही हो गया? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि आप A2 के अंदर जो है सर्कुलर मोशन के अंदर यूज कर रहे हो, राइट। वी ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास एक्सेलरेशन का हमने एक फॉर्मूला और देखा था कल की क्लास में, एंड वो था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, सही है, रिमेम्बर। सो अगर हम उसको अप्लाई करें यहाँ पे, सो उस केस के अंदर फिर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये आर ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है। सो ये हमारे पास दूसरी रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। बच्चों क्या ये बात तुम लोगों को क्लियर हो रही है? एनी प्रॉब्लम गाइस? अगर तो ये बात तुम लोगों को समझ में आती है, वेल एंड गुड, सही है। ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स। हमने कल की क्लास में ये चीज समझी है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। ये कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं होती है, सही है, ये कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं होती है, बल्कि ये जो फोर्स है ये जस्ट फोर्स है प्रेजेंट, आप मतलब सारे ओवरऑल फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से आ रही है। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो कि अगर तुम्हारी जो ना एक गाड़ी है जो कि तुम लेट से यू टर्न से जा रही है, सही है, ये तुम्हारी आ गई, ये तुम्हारा आ गया यू टर्न, ओके। ये तुम्हारा आ गया यू टर्न, सही हो गया। सो अब तुम्हारी गाड़ी है, लेट से तुमने यू टर्न लिया, सही है, डोनट से बना रहे हो भाई, सही, यू टर्न ले रहे हो, ओके। सो ये तुम्हारी गाड़ी है, तुमने गाड़ी यू टर्न ली, सही है। तुम्हारी अच्छी सी गाड़ी अगर हम बनाना चाहें, सो टॉप व्यू जो है वो हमारी गाड़ी का कैसा आएगा? फिलहाल के लिए तुम डब्बे अज्यूम करके काम चलाओ, सही। सो अब अगर जो है यहाँ पे हम पहुंचे और यहाँ पे हम पहुंचे, सही, अरे यार शिट्स, सही है, ये हमारे पास जो है ना, मान लो कि ये तुम्हारी गाड़ी है ये, सही। सो अब जो
यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो तुम्हारे पास सीधा सीधा सर्कुलर मोशन तुम्हें दिख रहा है कि भाई जो टर्निंग पे जो है ना तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, सही है। और सर्कुलर मोशन किस तरह से हो रहा होगा कि अगर तुम जो है ना एक सर्किल अज्यूम कर लो, मैं जो है ना एक सर्किल बना के आपको दिखाता हूँ। ये अज्यूम कर लो, ये सर्किल अज्यूम कर लो, सही है। ये सर्किल अज्यूम कर लो, उसको हटा देते हैं, सही है। सो लेट्स से ये तुम्हारे पास सर्किल है, और ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा जो है सर्कुलर मोशन का जो है ना सर्किल हो रहा है तुम्हारे पास, सही है। इसको अज्यूम कर लो, लेट्स से इसी तरह से होगा, सही। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर पाऊँ, ये मेरे पास आ गया, सही। सो इसमें जो सेंटर मेरे पास आ रहा होगा वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, इस जगह पे, सही है। अब जो आपकी जो गाड़ी है वो मोड़ रही है, वो किस वजह से मोड़ पा रही है? वो आपको पता है कि भाई रोड पे जो फ्रिक्शन होती है टायर और रोड के बीच में, सही है, दैट हेल्प्स द कार टू टर्न अराउंड, ओके। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, दैट बेसिकली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सो और वो जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी, हर हर पॉइंट पे वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्ट कर रही होगी, राइट, लाइक दिस, सही हो गया। सो बेसिकली इन द फर्स्ट केस, the the friction is basically providing the centripetal force, okay। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई? पहले वाले केस के अंदर जो है वो हमने कहा कि भाई फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। हमने कहा कि फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द centripetal force to the system, सही। सेंट्रीपिटल फ्रिक्शनल फोर्स का किसी को फॉर्मूला याद है? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स? मैथ्स वाले इमाम जो हमारे साथ बैठी हुई है, एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स? यस। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे जब तुम न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तुम क्या कहोगे कि resultant force in this scenario is basically the friction force provide the resultant force, okay, is equals to um, एम वी स्क्वायर ओवर आर ले लो या एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लो, दोनों ले सकते हो, सही है। कोई मुझे बता सकता है फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला बता सकते हैं? नहीं याद? फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम कह देते हैं म्यू आर, राइट। ऑल्दो तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, जो फिजिक्स वाले हैं, प्योर फिजिक्स वाले हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा, इग्नोर करना, ओके। और नॉट रिक्वायर्ड, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स का ये फार्मूला होता है, सही है। सो इस केस के अंदर अगर तुम इक्वेट करोगे, सो म्यू आर इज बेसिकली इक्वल इन टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। ये तुम्हारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स की वो हो जाएगी, सही है, इक्वेशन हो जाएगी, सही है। देखो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन अगर तुम्हें देगा पेपर के अंदर वो तुम्हें ये बना के देगा, ओके, ये दोनों चीजें तुम्हें बताएगा, सही है, और ये पूरा फॉर्मूला तुम्हें बता के देगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस एफ आर इन दिस केस इज बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स, ओके। बस सिर्फ मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। लेट्स से एक और सिनेरियो ले लूँ। तुमने जो है एक बंदा खड़ा कर दिया, सही है, और वो बंदा जो है वो तुम्हारा, लेट्स से मैं जो हूँ ना डायग्राम बनाने की कोशिश कर दिया, मुझे डायग्राम पहले से बना के रखनी थी यार, डायग्राम मैंने बनाई नहीं बस। अच्छा जी, लेट्स से कि तुम्हारे तो पास जो है ना, फरमाया, कौन बोल रहा है? फिर ये फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स सेम क्यों होंगी? फ्रिक्शन रिजल्टेंट फोर्स सेम नहीं है, फ्रिक्शन इन दिस केस ही रिजल्टेंट फोर्स है, ये मकसद है, समझ रहे हो? देखो जी। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, एंड दैट इज फ्रिक्शन, ओके। सो और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, सो फ्रिक्शन बिकम्स अ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा मत सोचना प्लीज जैसा भी आपने बोला, दिस इज इनकरेक्ट फिजिक्स, सही है ना, और ये अक्सर बच्चे गलत करते क्या आते हैं, सो इस वजह से मैं लिख देता हूँ, सही, भाई ने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट कर दी, सही। सो ये जरा जो है ना हम थोड़े खांचे वाचे बना के थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, ये आ गया। अच्छा जी, सो यहाँ पे जो है वो हम कह रहे हैं कि भाई, सर ये जो नीचे ब्लू में फॉर्मूला लिखा है, ये वो खुद देंगे? हाँ जी, मैं भी क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। ये तो मैं ऐसा कह सकते हो इसको कि फ्रिक्शन
is acting as the centripetal force. सही. It is not equal to the resultant force. Okay, friction is not equal to the centripetal force. ऐसा मत कहना, right? ये जो अगर तुम ऐसा कह रहे हो ना, अगर कोई बच्चा ऐसा कहते हैं कि friction is equal to the centripetal force, this is an incorrect physics. Okay, ये incorrect है. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं सही. फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन ही इनकरेक्शन नहीं, इनकरेक्ट. फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है या फ्रिक्शन ही रिजल्टेंट फोर्स है. ओके, सही है, वो कोई नई चीज नहीं आ रही. सही हो गया. अच्छा जी. तो मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है. सही, तुम बिल्कुल जिंदगी से वेले चल रहे थे, तुमने पत्थर बांधा. सही है. और तुमने मस्त घुमाना शुरू कर दिया. सही है. ये जो है ना, तुम्हारा पत्थर घूम रहा है. सही है. और अरे यार, ये आ गया तुम्हारा पत्थर. सही है. ये तुम जो है ना, इस पत्थर को घुमा रहे हो स्ट्रिंग बांध के. सही है. और ये आ गया. सही है. ये मैंने ना इसका पाथ बता दिया. सही है. ये तुम्हारे पास है, स्टोन है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग. सही है. एंड इट इज लाइक मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके. एंड अच्छा, अब मुझे ये बताओ. अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होने वाली है, और टेंशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर होगी. सही है. यहाँ पे भी टेंशन होगी टुवर्ड द सेंटर. सही है. एंड यहाँ पे जो ना, लेट से तुम्हारा हाथ कहीं बना लो अपना हाथ. सही है. और अब यहाँ पे इस केस के अंदर क्या होगा कि टेंशन बेसिकली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो जाएगा. सही हो गया. सो आप यहाँ पे लिख लोगे कि टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये आपने बात कर दी. टेंशन इज नॉट इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये नहीं कहोगे. ओके. टेंशन इज टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना गलत है, तो मतलब क्या होगा कि गलत क्यों हो रहा है? सही है. अगर आप ये कह रहे हो कि जैसे हमने पिछले केस में कहा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस के अंदर फिर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि फ्रिक्शन एक अलग टाइप की फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग टाइप की फोर्स है, एंड दे बोथ आर इक्वल, राइट? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है. फ्रिक्शन ही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में बन रही है. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ना एक डिसगाइज फोर्स है. सही है. और रूप धारण वाली फोर्स है. सही है. रूप धार के आ जाती है, कोई दूसरी फोर्स का रूप ले लेती है. सही है. सो अब इस केस के अंदर फ्रिक्शन आ गया. सही. इस केस के अंदर टेंशन बन जाएगी. सही है. टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही होगी. ओके. या टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तुम ये कहोगे, राइट? बट ये नहीं कहोगे टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, या टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स बोथ आर इक्वल. ऐसा नहीं कहोगे. दिस इज एन इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी, इनकरेक्ट फिजिक्स. सही है. ऐसा मत कहना. देखो प्लीज, ये बहुत बड़ी मेजर भंड है. सही, बहुत बड़ी गलती है. बच्चे जो है ना ऐसा कर रहे होते हैं, तुम्हें नहीं करना है ऐसा. ओके. सो बी केयरफुल. ओके. अच्छा जी, चलो यहाँ तक हमने बात कर ली. ये दो चीजें हमने, दो सिनेरियो हमने समझ ली. सही है. अच्छा, अब एक और सिनेरियो हम समझते हैं कि भाई हमारे पास. अच्छा, बाय द वे, तुमने एक चीज नोटिस की इन दो फॉर्मूला के अंदर. अच्छा, सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल. हमारी हमारी धरती माँ है. सही है. हमारी धरती माँ, ये लो, ये आ गई हमारी धरती माँ. सही है. सही है. और चंदा मामा आसपास घूम रहे. सही है. हमने बना दिए, अपने चंदा मामा बना दी. ये आ गए हमारे चंदा मामा. सही है. धरती माँ और चंदा मामा हो गए. सही है. और अगर मैं जो हूँ इसका पाथ भी बना दूँ, सो लेट्स से कि भाई एक सेकेंड. सही है. ये आ गया. थोड़ा सा और पीछे जाएगा. सही, ये आ गया. एंड ये इसका जो है पाथ बन जाएगा. सही है. कुछ लग रहा है, कोई पाथ वाथ सही लग रहा है तुम्हें? ये थोड़ा सा ना मेरा प्रॉब्लम है डायग्राम को लेके. सही है. Sure. ये प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
अच्छा जी, चलो। अब हमारे पास जो है ना ये, हमने कहा कि भाई हमारे पास दिस इज द मून, सही है, एंड मून एंड द अर्थ। तो क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों के दरमियान कौन सी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? मून एंड द अर्थ, ओके। एनीबडी, कैन एनीबडी टेल मी कि भाई इनके दरमियान कौन सी फोर्स होने वाली है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन, ओए होए बेहतरीन हो गया ब्रो, सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाली है, सही है। सो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, सही। बट देखो तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लेट्स से एफ जी is not equal to FC, the centripetal force. This is an incorrect physics, ऐसे नहीं कहोगे, बल्कि तुम ये कह सकते, इसके बजाय तुम किस तरह से लिखोगे, अगर तुम इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हो, इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे भाई एफ सी का फॉर्मूला यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर जो भी लगा लो, सही है, एम वी स्क्वायर ओवर आर लगा लो, सही है। और फिर उसके बाद एफ सी को तुम रिप्लेस कर दो कि एफ जी से, सही, इज इक्वल टू एम आर या एम वी स्क्वायर ओवर आर, ओके। एंड देन यू कैन, इफ यू वांट यू कैन फर्दर एक्सपैंड एफ जी, तुम्हें पता है एम जी होता है, सही है, फॉर मास टाइम्स ग्रेविटी, सही है, तो तुम फर्दर उसको एक्सपैंड करके अपने काम निकाल सकते हो, सही हो गया। सो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझाना है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, बल्कि वो जो सिस्टम के अंदर आ रही है ड्यू टू द फोर्स प्रेजेंट, ड्यू टू द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। अगर किसी सिस्टम के अंदर तीन चार फोर्सेज होंगी तो फिर उसके अंदर जो है उसकी कॉम्बिनेशन से जो है आपके पास ये आ रही होंगी, सही हो गया। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है यहाँ तक? ये बातें क्या तुम लोग के भेज में बैठ गई हैं कि जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग सी फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फोर्स, सही है, या सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली अ डिसगाइज फोर्स जो कि किसी का भी रूप धारण करके आ रही है, सही है। ये बात बता दी। अब दूसरी चीज ये है कि आपने ये समझना है कि भैया एक प्रॉब्लम छोटी सी हमारे पास आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दो रिलेशन देखो, सही है, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही, और एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। क्या तुम लोग को इन दो रिलेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, या कोई जो है ना अजीब सी चीज दिख रही है इन दो रिलेशन के अंदर? कोई एनीबडी, कोई मुझे देख के बता सकते हैं, कोई ऐसी जो है ना अजीब सी चीज दिख रही हो तुम्हें इन दो रिलेशंस के बीच में? एनीवन? एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह डिवाइड। एम, ओए थोड़ा और अच्छा बता, एम आर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक जगह एम जो है, एक जगह आर जो है वो एम से और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी जगह डिवाइड, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भाई? जी। अच्छा जी, चलो मैं और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। देखो दोनों केसेस के अंदर एम तो कांस्टेंट होने वाले हैं, राइट, क्योंकि मास है, हम फॉर नाउ इस पूरे चैप्टर के अंदर ये मान के चलने वाले हैं कि मास हमारा चेंज नहीं होने वाला है, ओके। हम ये मान के चल रहे हैं, ओके, सही हो गया। सो मास जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है फॉर एवर, सही है, एटलीस्ट हमारे ए लेवल तक तो ये मास कांस्टेंट है, राइट। नाउ अब अगर आप देखो, सो पहले वाले रिलेशन के अंदर एफ यानी रिजल्टेंट फोर्स, ये मैं एफ सी कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आर है, सही है। आर इज बेसिकली द रेडियस, हाँ भूलना मत, रेडियस बोले तो ये जो इसका ट्रैक है, अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, अगर तुम्हारे पास ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सही है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो दिस इज द रेडियस, राइट, तो वी आर ये रेडियस है, ओके, सही हो गया। तो अच्छा जी, सो अब तुम्हारे पास जो है पहले वाले केस के अंदर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आर है, दूसरे वाले केस के अंदर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आर है, राइट। ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या तुम लोग ने इसको आइडेंटिफाई किया? अगर जो तुम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है देन फाइन, अगर तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो फिर अब देख लो। सही है कि पहले वाले केस के अंदर एफ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और दूसरे वाले के अंदर इनवर्स रिलेशन आ रहा है, एंड दे बोथ आर लाइक एग्जैक्टली ऑपोजिट। जब एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो अब हमें यूज किस तरह से करना है? यूज करने के लिए भाई देखो तुम्हें और एक दो चीजें और देखनी पड़ेंगी, सही है।
और वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि तुम्हें बाकी चीज़ों को, बाकी क्वांटिटी को देखना पड़ेगा। देखो मास तो कांस्टेंट है, उसके तुम्हें फटा ही नहीं करना, उसका तो चिल सीन है। अब अगर तो सिस्टम के अंदर ओमेगा कांस्टेंट है, रिमेंबर ओमेगा हमारे पास था 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ, सही है, कि सिस्टम कितनी दफा गोल 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 घूम रहा है, दैट वाज ओमेगा, ओके। एंगुलर वेलोसिटी रेफर कर रहा था, सही है। अगर तो तुम्हारे पास ओमेगा कांस्टेंट है, यू विल कंसिडर दिस फॉर्मूला। अगर तो तुम्हारे पास वी कांस्टेंट है, द वेलोसिटी, द टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर तुमने सर्कुलर मोशन अज्यूम किया तो ये वाली जो वेलोसिटी थी या जो ये वाली वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी, ओके। सो अगर तो तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट, सो यू कंसीडर दिस फार्मूला, ओके। क्लियर हो गया? सो इन दोनों केसेस का मकसद यही है, सही है। अब मैं दोनों की एग्जांपल से सर एक समझा देता दफा हूँ। रिपीट करेंगे? देखो, तुमने ये देखना है कि इफ द ओमेगा इज कांस्टेंट इन द सिस्टम, सही है, तो तुम्हें यू हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। If the velocity is constant, then you have to use the second scenario, the second formula. Okay, clear हो गया? Sir, how will we जी know if omega or velocity is constant? मैं बताने लगा हूँ, मैं जरा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, मे बी, अच्छा पॉसिबल ये है कि भाई वो आपसे वेलोसिटी की कैलकुलेशन करवा ले, मैं जरा बताता हूँ। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि भाई if omega is constant, then use f is equals to mr omega square, okay, सही है। and if the velocity is constant, then use f is equals to m वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। अच्छा जी, कैसे होगा भाई, उसको समझ लेते हैं। देखो, अगर तुम ये धरती माँ वाली एग्जांपल एज्यूम कर लो, पहली एग्जांपल ये ले लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कम ऑन, अरे यार पेस्ट, ये आ गई, सही है। ये हमारी आ गई, ये हमारी चीजें आ गई, सही है। अच्छा मुझे बताओ कि मून को कितना दिन लगता है अर्थ के एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एनीबडी रिमेम्बर? किसी को याद है? Sir, 1 year? ओए, 24। 24 कैसे, हाँ, हाँ? 24 आवर? नहीं, नहीं 14, सॉरी 14 डेज है तो। ओए ओए, 14वीं का चांद निकाल रहा है तो, है ना 28 भाई डेज। साहब? हाँ 28 डेज, यस। भाई इस्लामी महीना याद नहीं किसी को, कलमा पढ़ लो सारा जल्दी जल्दी, शाबाश। देखो ना, मून रिक्वायर्ड अराउंड 28 या 29 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ओके। जो जो टाइम्स है ना, जैसे 1 ईयर, वो 1 ईयर अर्थ को लगता है सन के अराउंड, ओके। मून टेक्स अराउंड 27-28 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ओके। सिमिलरली Earth is spinning on its own axis, सही है। So it required 24 hour to complete one of its spin, right? Earth की, सही है। तो ये तीन चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन के अंदर जाके पढ़ेंगे, तो तुम्हें इंशाल्लाह लंबी करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा, ओके। बट फॉर नाउ ये समझ लो कि मून टेक्स अराउंड 28 डेज या 27 डेज, राइट। अब दुनिया जब से बनी है, चांद जो है वो 28 दिन ले रहा है, 29 दिन ले रहा है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन, राइट। सो यहां से हमें क्या पता चल गया इस केस के अंदर से, दैट द टाइम पीरियड टी इज कांस्टेंट, ऐसे ही पता चला इमाद? यस, हमें जो Yes. है टाइम पीरियड कांस्टेंट पता चल गया कि हर मून जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, 28 डेज, राइट। ये स्पेसिफिक वैल्यूज भी हम निकाल लेंगे, सही है। 28 डेज हमें ये पता है, ये कांस्टेंट आ गई, राइट। अब हमें पता है कि ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई ओवर टी होता है, राइट। सो इफ टी इज कांस्टेंट इन दिस केस, इफ टी इज कांस्टेंट फॉर द मून, फॉर मून, सही, अगर टी कांस्टेंट है मून के लिए, सो हमारे पास जो है, जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, वो भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब जब वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सो हमें पता चल जाएगा कि वी हैव टू यूज एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। समझ पा रहे हो बच्चों? विल ऑल्सो, यस इमाद, समझ समझ रहे हो, ये क्लियर हुई बात?
Sir, can you explain one more time? बिल्कुल बता देते हैं भाई। मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास जो मून है उसको 28 दिन लग रहे हैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, ओके। एंड जो हमारे पास जो है ओमेगा है, सही है। अच्छा, जब उसको 28 दिन लग रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया टी, जो कि उसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में लग रहा है या एक रेवोल्यूशन पूरा करने में लग रहा है, वो कांस्टेंट हो गया, राइट। जब वो कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी के अंदर जो टी है ये भी कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट होने की वजह से, सो उसकी वजह से ओमेगा ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। सो जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, सो अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपको जो है ना अर्थ और मून का सिस्टम है, सही है, और उसके अंदर जो है ना वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, विच फॉर्मूला यू यूज, सो आप बोलोगे ओके ओमेगा इज कांस्टेंट इन दिस केस बिकॉज द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, तो आप ये वाला फॉर्मूला कोड करोगे, राइट। इज दैट क्लियर? कैसे बात? Yes, sir. एंड सारे बच्चों को क्लियर हो गया भाई? जरा प्लीज बोलते रहो यार, ये तो व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे बोल दो, चैट में बोल दो, या थम्स अप दीजिए, थम्स अप दे दिया करो ज्यादा अच्छा है। हाँ थम्स अप मैंने देखा है अक्सर, थम्स अप दे दिया करो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। या जो है वो फिर बोल दिया करो तो बेहतर है, ताकि जो है ना मुझे पता चलता रहे, सही है। अच्छा जी, ये एक बात हो गई, सही। अच्छा, अब यहाँ से आगे तुम याद रखना एक, कि जो है ना प्लैनेटरी मोशन जितने होते हैं ना, प्लैनेटरी मोशन उनके अंदर टाइम कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो जितने भी प्लैनेटरी मोशन होंगे उनके अंदर, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि उनके अंदर जो है ना तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओके, उनके अंदर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट होगा, सही हो गया। जैसे कि अब सन मून अर्थ है, सन के अराउंड जो है वो 1 ईयर ले रही है, राइट। दुनिया जब से बनी है तब से 1 ईयर है। बहुत थोड़ा सा टाइम पीरियड चेंज हो रहा है बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं करें, हम आइडियल मान के चल रहे हैं, सही। सो 1 ईयर लग रहा है तकरीबन, सही है। तो अब उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा फिर हम ये कंसिडर कर लेंगे कि भाई टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, सो वी यूज दिस फार्मूला, सही है। अच्छा जी, तो चलो, अब अगर जो है, चलो निकालते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास जो है ना यही केस है, सही, और मैं तुम्हें वैल्यूज दे दूं, सही है, तो मुझे तुम क्या कैलकुलेट करके दे सकते हो? लेट्स से द रेडियस ऑफ द सन, द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द मून इज, इट इज समवेयर अराउंड 7.2 एक्सपोनेंट। एक सेकंड यार, देखना पड़ेगा, मुझे भूल गया, याददाश्त कमजोर हो रही है ना यार, बूढ़ा होता जा रहा हूँ। पता नहीं याद है यार। अर्थ एंड मून, ये आ रही है मेरे पास 3.84 एक्सपोनेंट 6, याद आ गई, 3.84, और मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 3 8 एक्सपोनेंट 8, ओके। ये मेरे पास जो है इसका रेडियस है, राइट, इसकी सेपरेशन है, सही हो गया। एंड द मास ऑफ द मून इज, ये मुझे याद है, सही है, द मास ऑफ द मून इज 7.22 या 7.4 एक्सपोनेंट 22 kgs, ओके। ये मास ऑफ द मून होता है, सही है। और तुम्हें पता है कि मून टेक्स अराउंड, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं 28 days टू कंप्लीट वन ऑफ इट्स ऑर्बिट, 28 days, सही है। ये चलो मैं थोड़ी सी ना तुम्हें, अरे चलो कंफ्यूज नहीं करते। अच्छा ये जो है, शिट्स, ये अरे यार बड़ा हो जाना, ये जो है इसका उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, मीटर्स के अंदर है, सही है। अच्छा जी, अब जरा मुझे इसको देख के मुझे ये बता सकते हो कि इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगी, लाइक अर्थ और मून के बिटवीन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ रही होगी? फॉर्मूला तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तुम जरा फॉर्मूला रखो, वैल्यूज रखो, निकाल दो प्लीज। Sir, the velocity is constant. यस, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, सही। हम बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ओमेगा कांस्टेंट होगा ना। वेलोसिटी कांस्टेंट करोगे तो फिर दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हम ये कह रहे हैं ना कि इस केस अगर तो तुम्हारे पास ओमेगा कांस्टेंट होगा देन यू यूज दिस फार्मूला, अगर तो तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी देन यू यूज दिस फार्मूला, राइट। सो इस केस के अंदर चूंकि हमारे पास 29 days है, 28 days है, सही है। सो ये कांस्टेंट है, राइट, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ओके। सो जस्ट यूज दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट के वो कितनी है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही है। Sir, then what is the value you wrote 3.84 exponent something?
दिस इज द मास ऑफ द मून 3 पॉइंट, ओके सो दिस इज द रेडियस। अच्छा अबे वेलोसिटी नहीं है, माय बैड, आर है आर। ओके, अच्छा तुम वैल्यूज देख लो। सर टाइम सेकंड्स में होगा। हम्म। सर 7.13 × 10⁻25 आ रहा है। 25 आ रहा है, देख लो बेटा। पक्का? चलो, और किसी का आ रहा है भाई? यस, गुलमीना, सर मेरा रेयान, वन सोबिया। सेवन हम्म। एट एक्सपोनेंट 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अरीब आपका कितना आ रहा है? सर मेरा भी अराउंड वही आया है। क्या दो वैल्यू आई हैं अलग अलग? आपका किसका है, किसके आसपास आ रहा है? 7.13 × 10⁻25। 25 आ रहा है, ओह ओ अच्छा जी। लड़कों की एक टीम बन रही है, लड़कियों की एक टीम बन रही है, वेरी गुड। अच्छा जी, और किसी का आ रहा है? यूसुफ कैलकुलेट कर रहा है भाई? चलो आज मिलके, इमाद कर रहे हो? इमाद, आर यू कैलकुलेटिंग? आज मिलके करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द centripetal force um, on the moon, on the moon। सही है, तुमने लगा दिया फॉर्मूला, F = mr ओमेगा स्क्वायर। सही है, तो तुमने जो है m के अंदर रख दिया 7.42 या 7.4 एक्सपोनेंट 22, राइट? एंड देन यू पुट r एज r बोले तो 3.84 एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 8, 3.84 एक्सपोनेंट 8। सही, एंड यू पुट ओमेगा एज 2 पाई ओवर टी। तुमने रख दिया 29 डेज। 1 डे कंटेन 24 आवर, 1 आवर कंटेन 3600 seconds, एंड यू हैव टू स्क्वायर द होल थिंग। ओके, सो कितना आ रहा है भाई? अगर तो तुम लोग वन मेरे साथ पॉइंट सेवन नाइन इंटू 10⁻20। 1.79, ओके, 1.79 एक्सपोनेंट 20 न्यूटन। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ जी, जी। परफेक्ट। सर 2SF होता है ना? यहाँ पे 2SF 3SF दोनों चलेगा। अब आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि 2SF के अंदर डाटा दिया हुआ है, 3SF के अंदर दिया हुआ है, सही है। तो मैंने यहाँ पे 2SF भी दिया हुआ है, 2SF दिया हुआ है, 3SF दिया हुआ है। व्हेन यू हैव द ऑप्शन यू कैन गो विद द लोअर SF, ओके। बट मैंने अभी 3SF लिखा, फाइन, कोई मसला नहीं है। 1.8 ले लो, कोई मसला नहीं, चल जाएगा काम, ओके। सही हो गया, एक केस हो गया। अच्छा जी, दूसरा केस, कि आपको जो दूसरा वाला फॉर्मूला सेट करना है उसको आप क्या करोगे? उसके लिए लेट्स इमेजिन कि हमारे पास जो है एक सिनेरियो है। अरे यार, एक तो ये बड़े मसले मसाइल है। ये हमारे पास आ गया, सही है। अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है केस ये है कि एक ट्रैक है, सही है, मतलब तुम समझ लो ऐसे तुम ना अम्यूजमेंट पार्क में आ गए हो, और एक ट्रैक है तुम्हारे पास, और वो ट्रैक जो है यूं है, सही है, एंड देन इट बेंड्स लाइक दिस, तो बड़ा बेंड है, राइट? एंड देन स्ट्रेट, सही है, एंड देन स्ट्रेट, और फिर एक छोटा सा बेंड है, सही है, और फिर जो है ये ट्रैक यूं जा रहा है, राइट? सो दिस इज अ ट्रैक, ओके। ये एक ट्रैक है आपके पास, ओके। और अगर मैं इसके साथ एक होशियारी करूं, ये मेरे पास आ गया पूरा फुल ट्रैक बन गया, अच्छा अच्छा से बन गया, सही है। ये मेरे पास ट्रैक है, सही है। और एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी कार्ट आप ले लो, वो जो है ना यहाँ पे
मूव करी इस तरह से, सही है। यार अगर ये सीधा सीधा बन गया कितना अच्छी बात है। सही, ये आपके पास एक कार्ड है जो कि इस ट्रैक पे मूव कर रही, राइट। एंड अब इसके लिए दो पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला है, सही है, जो कि समवट एक्टिंग लाइक अ सर्कल, सही है। और एक पोर्शन जो है वो इसके लिए ये वाला है, कम ऑन। सही, एक इसके लिए ये पोर्शन है, सही है। और एक पोर्शन इसके लिए जो है वो ये वाला है। सो जो है मुझे सही करना पड़ेगा, एक पोर्शन इसके लिए ये वाला है, सही, ये दो पोर्शन है इसके लिए, सही। एक का रेडियस मैंने तुम्हें दिया हुआ है, एक का रेडियस मैंने तुम्हें दिया हुआ है 33, ओके। और एक का रेडियस मैंने तुम्हें दिया हुआ है 24, ओके। ये दो रेडियसेस मैंने तुम्हें दिए हुए हैं, सही है। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मैंने कांस्टेंट रखी हुई है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 34, ओके। अब देखो, स्पीड इज कांस्टेंट, राइट, स्पीड इज नॉट चेंजिंग इन दिस केस, तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगा, यू हैव टू यूज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेडियस, तुम्हें पता होगा अब इसके अंदर इनवर्स रिलेशन आ रहा है, सही है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे फोर्स कम होगी, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगी, सेंटीमीटर फोर्स, राइट। मतलब तुम्हें, अरे अगर तुम्हारा रेडियस कम है तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी टर्न करने के लिए, राइट। जरा दोनों केस के लिए यूज कर लो फॉर्मूला और मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसके लिए यूज करोगे। सो मास, अच्छा जी, मास भी इसका दे देते हैं। हम्म, 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 चलो इसका मास ले लो तुम 50 kg, सही है। या 10 kg ले लो, 10 kg, सही। जरा यूज करो, बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी, पहले वाले के लिए क्या आ रहा है। सर 350। 350 बोल रहे हैं बच्चे, 350, ओके। दूसरे वाले के लिए क्या आ रहा है भाई। यू जस्ट नीड टू चेंज आर, 24 सर कर दो। 480, 482। 481। 481, ओके, 480 ले लेते हैं, सही हो गया। अब तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल दोनों क्लियर हो गए तुम्हें, सही है। कि अगर तुम्हारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारे पास क्या चेंज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या चेंज है, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर जितना रेडियस बड़ा करोगे उतनी फोर्स तुम्हारे पास इंक्रीज होगी, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर जितना तुम्हारे पास जो है ना रेडियस छोटा करोगे उतनी फोर्स ज्यादा होगी, राइट। यानी उतनी फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी टू टर्न द ऑब्जेक्ट, ओके, विद द सेम वेलोसिटी, राइट। क्योंकि जो है तुम्हें वेलोसिटी सेम रखनी है तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आराम से टर्न हो जाएगा। बट टू मेक द ऑब्जेक्ट टर्न इन फ्रॉम दिस पाथ या थ्रू दिस पाथ तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, अगर कम फोर्स दोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी उसके लिए, राइट। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी ये चैप्टर चल रहा है, इसके क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाए, क्लास में टाइम नहीं मिला है। सही, मुझे एक क्लास शायद रखनी पड़े एक्स्ट्रा, सही है, वो मैं प्रॉबेबली अब इन बीच में दिन में रख लूंगा, कल परसों तरसों चरसों में से, सही है, अगर तुम लोग अवेलेबल होगे। सही है, मैं पूछ के और फिर एक क्लास रख लेंगे, उसमें मुझे ना क्वेश्चन करवाने और थोड़ी सी एप्लीकेशन करवानी ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट वीक तक ना आ जाए, सही है। सो बस ये मुझे कंप्लीट करना है, सही है। तो मैं इंशाल्लाह तुम लोग से डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग जो है ना एक क्लास प्लान कर लेंगे एक्स्ट्रा, सही है। उसके अंदर जो है ना ये पोर्शन, इसकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे, सही हो गया ना। तो बस अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी, चले। सर चलें अल्लाह जी, हाफिज़। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।